हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंग्लिश पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है उसको बताऊंगी। ये सीटेट के लिए है और सीटेट की और भी तैयारियां, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ मैं करवा रही हूँ। आप सभी देख लीजिएगा, चाहे जो जूनियर का हो या प्राइमरी का हो, मैथ हो या साइंस हो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, जो ऑप्शनल के तौर पे लोग लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट के लिए है। उनके लिए मैं बताऊंगी कि जो पैराग्राफ है उसको शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का बेस्ट जो तरीका है वो क्या हो सकता है। क्योंकि मैं जब सीटेट पास की थी तो मेरा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं इंग्लिश ही चुनी थी। चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे कंटेंट छूटे ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्राइमरी का है और अगर ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए सेम ही होता है, केवल लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और बाकी दोनों के लिए सेम होता है। इसमें आपको मैं पहले बता दूं, बताने से पहले, कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 30 नंबर में होता है, जिसमें से 15 वाले केवल 15 पेडागोजी आ जाता है, चाहे वो प्राइमरी हो या जूनियर हो। और 15 जो होता है उसमें प्रोज और पोएट्री, ये दोनों मिला के, प्रोज और पोएम्स को मिला के 15 नंबर का आ जाता है, जिसमें से कुछ पैसेज से क्वेश्चन होते हैं, कुछ बेसिक ग्रामर से होते हैं। ग्रामर बिल्कुल बेसिक ही आते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, पहले ये पैसेज दे दिया है और आपको पता होगा कि जो सीटेट में पैसेज देता है बहुत लंबा लंबा होता है। अगर हम टोटल पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और भी जो सेक्शंस होते हैं, जैसे सीडीपी है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ बड़ा बड़ा ही क्वेश्चन आता है। इसलिए हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, इस तरीका को मैं बताऊंगी। मैं भी ऐसे ही की थी अपने एग्जाम के टाइम में। इसमें देखिए, सबसे पहले ये पैसेज बहुत बड़ा होता है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन पर चले चले जाइए करिए। और लेकिन क्वेश्चन से पर जाने से पहले कहीं कहीं थोड़ा बहुत देख लिया करिए कि ये किस पे बेस्ड कहानी है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है ये। इसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, ये 91 वाला क्वेश्चन है। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाई। जब फर्स्ट रेन आता है समर के टाइम पे तो उस टाइम चिल्ड्रन क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कॉमन प्रूडेंस आपके इंटेलिजेंस को यूज करके लगा सकते हैं। उसके आंसर्स पैराग्राफ में नहीं मिलते, आपको खुद से लगाना होता है कि आपको क्या सही लग रहा है इसमें से। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, इसको अपने आप से ही लगाना है। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाई। जब फर्स्ट रेन आता है समर में तो चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। गिविंग शॉर्ट्स ऑफ जॉय, ये नहीं है। फ्लोटिंग पेपर्स बोट इन वाटर, अगर ऑल ऑफ द अबव होता इस क्वेश्चन का आंसर तो वो होता, लेकिन ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा वही आंसर लगाएंगे। रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, क्योंकि इसमें दो दो चीज़ें आ गई, रनिंग एंड प्लेइंग, बाकी सब में एक चीज़ है। अगर लेकिन ऑल ऑफ द अबव होता तो वही आंसर होता। फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। अब इस पैराग्राफ से जब आएगा तो बता रही हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, द टीनी स्प्रिंग इज स्विंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई। जो टीनी, इसमें देखिए पहले जो कहानी है ये है, ड्रॉप जो होते हैं, बूंदें जो होती हैं वो कैसे एक ड्रॉप से अदर ड्रॉप से मिलती हैं, अदर ड्रॉप से मिलती हैं और मिल के क्या बनाती हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग बना लेती हैं, मतलब झरना बना लेती हैं, और शांत झरना बना लेती हैं। और फिर शांत झरने जो होते हैं वो रॉक से, चट्टान से निकल के कैसे मैदानों में आते हैं और नदियाँ नदियाँ बना लेते हैं। ठीक है, यही इसी पर ये बेस्ड कहानी है। चलिए देखते हैं। द टीनी स्प्रिंग इज सोइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई। अब आप क्वेश्चन पढ़ लिए, आप क्वेश्चन पढ़ लिए इसको। अब आप एक बार आंसर, ये जो है फोर्थ ऑप्शन है, इन पे भी ध्यान दे दिया करिए। थिक मॉस मेडन हेयर फन, अब देखिए इसमें से ये जो है वर्ड, ये कहाँ पैराग्राफ में मिल रहे हैं या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये सब शब्द कहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मेडन हेयर फन या स्प्रिंग इज सोइंग फ्रॉम द रॉक हिडन बाई, किससे जो है छिप जाता है। चलिए देखते हैं ये सब कहाँ मिल रहे हैं। ये देखिए आप ये नीचे वाला यहीं पे मिल गया। क्या है, आई पार्टेड ए कर्टेन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फर्न, ये देखिए मेडन हेयर फर्न एंड डिस्कवर्ड ए टीनी स्प्रिंग इज सोइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर, ये मिल गया ना, टीनी स्प्रिंग इज सोइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर। फिर है फॉर द थर्स्टी ट्रेवलर्स, इसका मतलब है कि आई पार्टेड ए कर्टेन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न जो होता है ये एक वनस्पति होती है जहाँ पे पहाड़ी एरिया में मिलती है। और फिर देखते हैं, डिस्कवर्ड ए टीनी स्प्रिंग, ये डिस्कवर कर रही है टीनी स्प्रिंग को। स्विंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर, जो कि किससे आ रहा है, रॉक नेक्टर मतलब चट्टान से अमृत के समान जो ये शांत झरना है ये आ रहा है, इसको ये क्या कर रही है, डिस्कवर कर रही है मेडन हेयर फर्न। किसके लिए, फॉर थर्स्टी ट्रेवलर्स के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, मेडन हेयर फर्न। देखिए ये मेडन हेयर फर्न और ये जो सोइंग द रॉक, ये देखो सेम में मिल गया।
ऐसे आप कर लिया करिए, क्वेश्चन से जाएंगे तो ईजी होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 है, टू बिकम ए टू बिकम पार्ट ऑफ ए रिवर ए टीनी ड्रॉप हैज टू। जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वो क्या करती हैं, देखें नदी बहने से पहले क्या क्या सफ़र करती हैं, चलिए देखते हैं क्या करती हैं। अब आप देख लीजिए कहाँ पे ये टू बिकम ए रिवर दिया है। ये देखिए यहाँ से कहानी ड्राफ्ट का शुरू है, शुरू से लेके आप कुछ अनुमान भी लगा लिया करिए कि यहाँ से कहानी शुरू है और इसका लास्ट स्टेप कहाँ से, पहले शुरू कहाँ से हो रहा है, ड्रॉप से। एंड कहाँ से हो रहा है, रिवर से। एंड रिवर से हो रहा है, तो रिवर वाले यहाँ से कहानी शुरू हो रही है पहले और रिवर पे जाके खत्म हो रही है, तो रिवर वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ मिलेंगे, आप लास्ट वाले पैराग्राफ में, यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं क्या है। आई स्टेड देयर फॉर आवर्स, ये कोई ट्रेवलर है, वो वहाँ पे खड़ा होकर इसको एज्यूम कर रहा है, देख रहा है कैसी कैसी ये नदियों में जाके मिलती हैं। वाचिंग द वाटर डिसेंड, डिसेंड मतलब उतरते हुए, पानी को उतरते हुए ड्रॉप बाई ड्रॉप वो देख रहा है। इनटू ए टीनी केसमेंट इन द रॉक्स, फिर क्या है, ये चट्टानों से जो पानी की बूंदें हैं उनको उतरते हुए वो देख रहा है वहाँ पे। ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशंस, जो प्रत्येक ड्रॉप है वो एक इमेज का क्रिएशन कर रही हैं। दैट सेम स्प्रिंग आई लेटर डिस्कवर्ड जॉइन अदर स्प्रिंग टू फॉर्म ए स्विफ्ट, ये जो है जो ड्रॉप मिलके स्प्रिंग बनाए, जो स्प्रिंग है मतलब स्प्रिंग मतलब शांत झरना होता है, शांत झरना एक झरने से दूसरे झरने से मिल रहा है, फिर क्या कर रहा है, स्विफ्ट मतलब उनकी जो धारा है वो तेज हो जा रही है। टम्बलिंग स्ट्रीम, तेज धाराओं में ये कन्वर्ट हो जा रही हैं। विच वेंट केस्केडिंग डाउन द हिल इनटू अदर स्ट्रीम अंटिल इन द प्लेन्स, जब तक ये प्लेन में नहीं मिल जाती, ये एक हिल से दूसरे हिल पे जा रही हैं। इट बिकम ए पार्ट ऑफ रिवर, आंसर मिल गया आपको, इट बिकम ए पार्ट ऑफ रिवर मतलब क्या हो रहा है, ये अपने डेंसिटी को मर्ज कर रही हैं। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ था, मर्ज हर जो है डेंसिटी वही है। देखिए ड्रॉप ड्रॉप से मिल रहा है, स्प्रिंग स्प्रिंग से मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, मर्ज इट्स डेंसिटी, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। चलिए फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन पैरा टू ऑफ द पैसेज। ये जो पाउंडिंग वर्ड है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से मीनिंग कौन सा होगा, ये बेसिक ग्रामर है। चलिए देखते हैं पाउंडिंग वर्ड यूज कहाँ किया है, यूज्ड इन पैरा टू, पैराग्राफ 2 में यूज किया हुआ है। 2 में आ जाते हैं पैराग्राफ। पाउंडिंग वर्ड क्या है, आपको मान लीजिए उस टाइम पे पाउंडिंग वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा हो, तो इसमें जो यूज किए हैं ना, किस फीलिंग से यूज किए हैं, उसमें इमोशन कौन सा आ रहा है, उससे आप इसका जो है मीनिंग निकाल सकते हैं। देखते हैं पाउंडिंग हर्ट कहाँ यूज किया गया है, ये देखिए पाउंडिंग हर्ट। चलिए देखते हैं किस सेंस में यूज किया गया। वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, ग्रास लीव बर्ड ब्लॉसम इंसेक्ट बर्ड एनिमल, जो पानी है ना ये सभी के लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, बर्ड एनिमल एंड द पाउंडिंग हर्ट ऑफ मैन। पाउंडिंग हर्ट ऑफ मैन मतलब आदमी, किस आदमी के लिए खुशियाँ ला रहा होगा ये, जिसका दिल क्या हो, तेजी से धड़कता हो, जो किसी टेंशन परेशानी में हो उसके लिए भी ये खुशियाँ लाता है। चलिए देखते हैं इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग और क्या हो सकता है। इसमें आप देखते होंगे कि इसका अगर तेज धड़कना या बेचैनी से रिलेटेड है तो इसका सही आंसर, या जोश से रिलेटेड है तो इसका सही आंसर जाएगा यहाँ थर्ड वाला, पल्पिटेटिंग। ठीक है, पल्पिटेटिंग वाला सही है, इसका मतलब होता है जोश पैदा करना, और इसका भी मतलब होता है तेज धड़कता हुआ, मतलब दिल जो होता है ये जोश से ही इसको रिलेट करेंगे। अगर आपको मीनिंग ना आए उस टाइम तो आप जो है इमोशंस पे जाइए, कैसे यूज किया हुआ किस सेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिसेंड। डिसेंड मतलब अभी मैं बताई थी, जब ड्रॉप वन बाई वन करके जो है उतर रहे हैं। डिसेंड मतलब होता है उतरना, उतरना होता है डिसेंड मतलब, उतरना का उल्टा क्या हो जाएगा, चढ़ना, असेंड, चढ़ाई। ठीक है, एज यूज्ड इन द पैसेज, इसका अपोजिट मीनिंग निकालना है, ये बेसिक ग्रामर है। 96 वाला क्वेश्चन देखते हैं, which part of his speech is underlined word in the following sentence? Almost overnight new grass spring. Spring up मतलब होता है उगना, उगना, उगना क्या होता है, इसी की ये विशेषता बता रहा है almost। ठीक है, almost मतलब लगभग, स्प्रिंग अप मतलब उग चुके हैं, क्या है, नए नए घास लगभग उग चुके हैं। उगना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और जो वर्ब की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, एडवर्ब बोलेंगे। जो ऑलमोस्ट है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट जो है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, क्योंकि ये वर्ब स्प्रिंग अप जो है ये वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है, ऑलमोस्ट जो है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा, ऑलमोस्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 97 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? जो इसमें से सेंटेंस है इसमें से एरर किसमें है? ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। ही न्यू, एक तो ये जो वर्ब है ना इसका थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, तो ही विल कैसे होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला गलत है, बी वाला। ही विल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 98 वाला देख लेते हैं। देयर इज रिन्यूअल एवरीवेयर, इस पैसेज में से ढूंढना है। न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, बिल्कुल बात हो रही है कि नए घास उग रहे हैं, और रिन्यूअल एवरीवेयर मतलब हर जगह बदलाव हो रहा है, नए नई खुशियाँ आ रही हैं। फिर क्या है? द स्वेल्टिंग हीट कम्स टू एन एंड, ये नहीं होगा। स्वेल्टरिंग हीट जो है कम्स टू एन एंड, जब यहाँ यहाँ पे अच्छे मानसून की बात हो रही है, वर्षा की बात हो, वर्षा की नहीं मतलब मान लीजिए झरने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हीट हीट शब्द नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला गलत होगा। द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड ये गलत है। द डैम अर्थ रिलीज ए स्वीट फ्रेगनेंस, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे हरियाली की बात हो रही है, हमारी जो पृथ्वी है हरी भरी है, ये सब चीज़ों की बात हो रही है। इस पे जो प्रकृति है इस पे अपोजिट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए स्वेल्टरिंग हीट वाले जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द अर्थ डज नॉट लुक बिफोर द वनसेट ऑफ द मानसून, क्या होता है? क्रैक्ड दिखती है जब मानसून आता है। वनसेट ऑफ मानसून मतलब मानसून की शुरुआत के पहले हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है बोल रहा है, क्रैक्ड दिखती है। और डस्टी डस्टी भी होती है, टायर्ड भी, थकी हुई भी होती है। ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ब्राउन, ब्राउन नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ये शायद नहीं 99 तक था। अब चलते देख लेते हैं पोएम में क्या है। पोएम को भी कर लेते हैं। पोएम में करने का तरीका देखिए, अगर पोएम छोटा दिया है तो पढ़ लिया करिए आप, एक बार पढ़ लिया करिए, सारे आंसर साथ निकलेंगे, एक बार पढ़ लेंगे आप। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, क्वेश्चन नंबर 100 to 105 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। चलिए देखते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोएम लवलीज एज ट्री, ये ट्री से रिलेटेड पोएम है। एक और व्यू तो जरूर ले लिया करिए किससे रिलेटेड है, ताकि आप कॉमन प्रोटेंस भी यूज करके आंसर दे पाएं। फिर दे रहा है, ये देखिए ट्री, ट्री के बारे में ये सब बातें हो रही हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले बाय क्वेश्चन जाएंगे। द ट्री प्रेसेस इट्स माउस अगेंस्ट द स्वीट अर्थ्स फ्लोइंग ब्रेस्ट टू, क्या हो रहा है? एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, क्या करने मतलब ऐसा जो ये ट्री है ये प्रेसेस इट्स माउस अगेंस्ट, ये अपने माउथ को दूसरी तरफ क्यों प्रेस कर रहा है? चलिए देखते हैं। ड्रा इंस्पायरिंग फॉर इट, फिर है एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट, ये भी नहीं है। ड्रा सस्टेनेंस फ्रॉम इट, मतलब क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, सर्वाइव करने के लिए। आपको जो ये पोएम्स है ना इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, बस ये जो भाव हैं उनसे आंसर निकालने होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। तो ये वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेंगे इसके आंसर, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके और उस ये जो पोएम से इमोशन आ रहा है उससे हमें लगाना होगा। ये होगा ड्रा सस्टेनेंट फ्रॉम इट, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि ये सर्वाइव करने के लिए ऐसा कर रहा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 वाला है। द ट्री प्रेज टू गॉड बाई, जो ट्री है वो गॉड से क्या प्रे करता है? स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, ऐसा नहीं है। लिफ्टिंग हर आर्म्स, प्रोडक्टिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये तो अपने आप होगा। प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रेवलर्स, ये भी नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको ढूंढते हैं क्या पता मिले। 101 वाला है, क्या है? ये देखिए यहाँ पे, ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, जो भगवान की तरफ हर दिन देखता है। एंड लिफ्ट्स हर लेफी आर्म्स टू प्रे, ये क्या है? उसका जो लेफी आर्म्स है उसको लिफ्ट करने के लिए प्रे करता है गॉड से। ऑप्शन में देखते हैं, ये है हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड वाले में है लिफ्टिंग हर आर्म्स, अपने आर्म्स को लिफ्ट करने के लिए वो गॉड से प्रे करता है लेफी आर्म्स को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम, जो पोएम के हिसाब से इसको आंसर देना है, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? चलिए देखते हैं। द ट्री वेलकम टू स्नो ऑन इट्स बॉसम, द ट्री सिम्बोलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, द ट्री अलाउज बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, ये तो सही है।
इट लाइव्स क्लोजली विद रेन, ये भी सही है। द ट्री वेलकम द स्नो ऑन इट्स बॉसम, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला गलत होगा। द ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये कठोरता और स्टेबिलिटी तो है, ये कठोरता और स्टेबिलिटी का इसमें सिंबल नहीं है इस पोएम में। ये यहाँ पे कोमलता इसका दिखाया गया है, जो वृक्ष का है वो कोमलता दिखाया गया है। चलिए देखते हैं ये क्या क्या कर रहा है, इसमें है कि नहीं। इसमें देखिए क्या क्या जिक्र हुआ है, स्नो का जिक्र हुआ है कि नहीं, इसमें आप देख लीजिए। ये देखिए स्नो का जिक्र हुआ है, स्नो हैज लेन। और फिर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आपको इस पूरे पोएम में कहीं नहीं दिख रही होगी। द ट्री अलाउज बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट, नेस्ट देखिए आ गया, नेस्ट ऑफ रोबिन्स इन हर हेयर। फिर देखते हैं इट्स लाइव क्लोजली विद रेन, रेन ये देखिए लिव्स क्लोजली विद रेन, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला गलत होगा। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की बात कहीं नहीं हुई है। फिर नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 एंड 4, फिगर ऑफ स्पीच बताना है सिमली 3 एंड 4 में। पहले पैराग्राफ देखते हैं थर्ड और फोर्थ वाला कौन सा है। ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें, और इसमें बताना है ए ट्री दैट लुक्स एट गार्ड ऑल डे एंड लिफ्ट हर लेवी आर्म्स टू प्रे, क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, किसकी तरह, प्रे कौन करता है, इंसान करते हैं, इंसानों की तरह ट्री भी जो है वो प्रे कर रहा है गॉड से। ए ट्री दैट मे इन समर वेयर ए नेस्ट ऑफ रोबिन्स इन हर हेयर, वो अपने हेयर में बोल रहा है कि आप घोंसला बनाने की बात कर रहा है इंसानों की तरह, ठीक है। इसका सही आंसर होगा जिसमें इंसानों की तरह ट्रीट करे वो कौन सा होता है, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। और अगर सिमली की बात हो तो यहाँ पे जो पैसेज होते हैं उसमें लाइक एज ये सब आने चाहिए, कंपेरिजन वाले वर्ड आने चाहिए। और मेटानॉमी की बात हो तो इसमें जो है कोई ऐसी चीज़ हो जिसके स्थान पे कोई उपनाम यूज कर सकें। मान लीजिए राम है तो राम की जगह पे जैसे वह यूज कर लिए तो वो होता है मेटोनिमी, ठीक है। कोई उपनाम है उसके कोई चीज़ है उसके जगह पे कोई उपनाम हम यूज कर सके वो होता है मेटोनिमी। और ये फिर एलिट्रेशन जो होता है इसमें रेपिटेशन होता है। फोर्थ वाला जो एलिट्रेशन है इसमें रेपिटेशन वाली चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए पी आ रहा है तो पी पी ऐसे आए वर्ड में, वर्ड का रेपिटेशन हो या फिर लेटर्स का रेपिटेशन हो, जब ये रिपीट करता है तो एलिट्रेशन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मानवीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 वाला। आइडेंटिफाई एंड द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, ये देखिए ये बोल रहा है फूल्स लाइक मी, अभी बोली थी लाइक एज जहाँ आ जाए वहाँ पे क्या होता है, सिमली होता है। और इसमें ये मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक। इसमें देखिए लाइक एज हो रहा है लेकिन मेटाफर में क्या, उस चीज़ को डायरेक्ट बोल देंगे। जैसे फूल है ना, जैसे आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसको हम डायरेक्ट फ्लावर बोल दिए, ऐसे होता है, डायरेक्ट उसी को वो बोल दिए हम। और इसमें असेंबली में कंपैरिजन करते हैं, ये डिफरेंस होता है। पर्सनिफिकेशन बताई थी, मानवीकरण होता है, हाइपरबोल मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को कहना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 है द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रिफर्स टू द ऑफ द ट्री, जो माउथ वर्ड यूज हो रहा है लाइन में वो क्या रिफर कर रहा है, क्राउन, मुकुट की बात हो रहा है इसमें, इससे मतलब क्या रिलेट कर रहा है माउथ से, ब्रांचेस नहीं, ट्रंक ये भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला होगा रूट्स, ये रूट्स से रिलेटेड है माउथ। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं पैसेज करते टाइम जरूरी नहीं है सारे वर्ड मिलेंगे ही पैसेज से, पैसेज में तो मिल जाते हैं फिर भी पोएम में नहीं मिलते हैं सारे वर्ड, नहीं मिलते हैं। आपको किससे जाना है, इमोशन से जाना है, जो वहाँ पे फीलिंग आ रही है कविता की उससे जाना, उससे आंसर लगाना है। तो इसमें इंटेलिजेंस भी यूज होगा। ऐसे आप किया करिए, और जो बेसिक ग्रामर है उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिए, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, अपोजिट है, ये सब आप जब पढ़ के जाएंगे, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये सब चीज़ों को पढ़ लिया करिए। और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के उठाइए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से बेसिक ग्रामर से बने हैं, उन टॉपिक को पढ़ लिया करिए। ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना, बस बेसिक ग्रामर पढ़ना है। और पैसेज लगाने का यही बेस्ट तरीका होता है, क्वेश्चन से आप आंसर में जाइए, लेकिन अगर पैसेज छोटा रहे तो पहले पैसेज पढ़ लिया करिए। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे कंटेंट छूटे ना, आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।